नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं विपिन भट्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के एक बयान ने सनसनी मचा दी है। मैक्रो ने कहा है कि हमारे यानी फ्रांस के बच्चों का दिमाग बिकाऊ नहीं है, उनकी भावनाएं ना तो बेची जा सकती और ना ही उनके साथ खिलवाड़ किया जा सकता है, फिर चाहे वो अमेरिकी प्लेटफॉर्म हो या चाइनीज एल्गोरिदम। मैक्रो यहां पर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं और अपने देश के बच्चों को उससे बचाने की। आज दुनिया के डिजिटल भविष्य पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जिससे सोशल मीडिया ने बच्चों को दुनिया से जोड़ा। वही सोशल मीडिया या उसी सोशल मीडिया को अब बच्चों से दूर किया जा रहा है। फ्रांस ने ऐसा कदम उठा लिया है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की सोच को या तो बदलेगा या सोचने पर मजबूर करेगा। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की सरकार ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर फ्रांस में लगभग पूरी तरह रोक लगाने का फैसला कर लिया है। मतलब इंस्टाग्राम नहीं, टिकटॉक नहीं, स्नैपचैट नहीं, यूट्यूब नहीं, डिजिटल दुनिया का दरवाजा अब इन बच्चों के लिए बंद होगा। सरकार कह रही है कि ये बच्चों की मानसिक सेहत बचाने के लिए बहुत जरूरी है, उन्हें लत से बचाने के लिए जरूरी है, भ्रम और दबाव से बचाने के लिए भी जरूरी है। फ्रांस से पहले आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह का सख्त कदम उठा चुका है। उसने भी अपने यहाँ 16 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया सच में बच्चों के लिए जहर बन चुका है या फिर यह फैसला उनकी आज़ादी पर ज़रूरत से ज़्यादा पाबंदी है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने यह किया है तो क्या भारत या दूसरे देश भी कभी ऐसा कदम उठाना चाहेंगे? तो आज के शो में हम यही जानेंगे कि फ्रांस का ये फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे का डर क्या है, कितना बड़ा है, इसके फायदे क्या हैं और क्या इससे बच्चों का भविष्य बेहतर होगा या फिर सीमित। सोशल मीडिया पर रोक, सुरक्षा या सेंसरशिप, डिजिटल आजादी बनाम बच्चों की सेहत, तो यही आज की चर्चा का है बड़ा हेडर। सोशल मीडिया बैन, ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस। शुरुआत करते हैं आज की इस बड़ी बहस की और इसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं दो खास मेहमान, संस्कृति स्कूल की प्रिंसिपल सोनिका थुस्सू और फीलिंग माइंड्स की साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर चीनू अग्रवाल। तो इस वक्त सोनिका मैम आ चुकी हैं। सोनिका मैम, सबसे पहला सवाल तो यही कि ऑस्ट्रेलिया हमने देखा, उन्होंने अपने यहाँ 16 साल के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया, और अब फ्रांस। आखिर क्यों एक के बाद एक देश ऐसे कदम उठा रहे हैं, वो भी ऐसे देश जिन्हें हम मानते हैं कि तकनीकी रूप से या डेवलपमेंट के लिहाज से, विकास के लिहाज से दुनिया के अग्रणी देश है? क्या कारण हुआ? शुभ संध्या। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। हम सब जानते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित रखना बहुत अनिवार्य है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है उनकी शारीरिक और सामाजिक विकास की भलाई के लिए, साथ में उनके फोकस के लिए, भावनात्मक भलाई के लिए। इसके लिए हमको ये कदम बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सो ऑस्ट्रेलिया के बाद फ्रांस, इन सरकार ने ये जो भी कदम उठाया है एक अच्छी सोच के साथ उठाया है। मेडिकल एक्सपर्ट्स, शिक्षकगण, हम सब लगातार बच्चों की मानसिक सेहत, नींद के पैटर्न, ध्यान ना दे पाने की क्षमता के बारे में बात करते आ रहे हैं। और अगर हम इस पे थोड़ी सी रोक लगाएंगे तो हम इस पे बिल्कुल कुछ ना कुछ तो उपलब्धि पा पाएंगे। यहाँ पे अब ये सवाल ये उठ रहा है मैम कि एक तरफ वो सोशल मीडिया है जिससे हम मानते हैं कि बच्चों को एक एक्सपोजर भी मिला, दूसरी तरफ उसको पूरी तरह से बैन कर देना। अब मैम भी आ गई हैं, चीनू मैम, आपकी भी मैं इनिशियल प्रतिक्रिया इस पर ले लेता हूँ। जो ऑस्ट्रेलिया ने किया और अब फ्रांस ने किया, कितना ज़रूरी था? क्या इसके लिए सच में इतना बड़ा खतरा आ गया था कि उनको बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह से बैन ही करना पड़ा? खतरा तो विपिन जी है, और रियल डेंजर है। हम सबको पता है, रिसर्च ये कह चुकी है किस तरह से सोशल मीडिया का ओवर यूज और डिपेंडेंसी और एडिक्शन तक बच्चों के लिए इतना हार्मफुल हो चुका है। पर सवाल ये है कि ये जो बैन है ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा, कितना इफेक्टिव होगा, और क्या ये केवल एक एक्सट्रीम कदम हमारे लिए बच गया है करने के लिए, या कोई और भी अभी तरीके हमारे पास बाकी हैं?
अब देखिए, इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए मैम थोड़ा सोशल मीडिया के अंदर हमको उतरना पड़ेगा कि सोशल मीडिया मायने क्या। अब सोशल मीडिया को आप माने फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये तो वो बड़े बड़े नाम हैं। इसके अलावा और भी कई इस तरीके के जहां पर हम लोग सोशली इंटरेक्ट करते हैं। आप अगर देखें कि कोविड से पहले सोशल मीडिया वहां तक सीमित था कि भाई आपने एक अपनी प्रोफाइल बना ली, जान पहचान का कोई व्यक्ति मिल गया, उसको जाके आपने देख लिया कि भाई उसके जीवन में क्या चल रहा है, जो उसने फोटोग्राफ्स डाले या अपनी कोई इन्फॉर्मेशन डाली, आपने अपने फ्रेंड्स को वहां सिलेक्ट कर लिया, छोटे मोटे ग्रुप्स बन गए, यहाँ तक चीज़ें सीमित थी। कोविड काल में ये हुआ कि बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे जब कुछ नहीं उनके पास था करने के लिए, तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट चालू किए। किसी ने रील्स बना के डालना शुरू की, किसी ने वीडियोस बना के डालना शुरू किए, किसी ने एक्सप्लेनर्स बना के डालना शुरू किए। हुआ ये कि अब सोशल मीडिया और ऊपर से फिर जब इन कंपनीज को समझ में आया कि भाई ये तो हमारे लिए क्रिएटर्स बन रहे हैं, अब तो एक पूरी की पूरी क्रिएटर इकोनॉमी बन गई है जहां पर रोज लोग नए नए प्रकार की चीज़ें बना के वहां डालते हैं, लाइक्स, कमेंट्स और ये सब देखे जाते हैं, उनके लिए उनको इनफैक्ट पैसे मिलने लग गए हैं, पार्टनरशिप मिलने लग गई है, एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के नियम शिफ्ट हो गए हैं, वो एक टिपिकल एडवर्टाइजिंग की जगह सोशल। तो अब जो सोशल मीडिया है ना, वो एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है जिसके अंदर पैसे भी हैं, जिसके अंदर अच्छा भी है और जिसके अंदर बुरा भी है। अगर मैं थोड़े समय पहले जाऊं कि भारत में एक वो किस्सा घटा था जहां पर एक बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक कार्यक्रम में जाके कुछ अशोभनीय बातें कह दी थी, और वहां भी उस समय हमने देखा बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी थी। और क्यों कह दी थी, क्या कर दी थी, क्या गाली देने की ज़रूरत पड़ रही थी, गालियों का कोई प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत पड़ रही थी? इसलिए क्योंकि उसके पीछे एक बड़ी इकोनॉमी काम कर रही है, पैसे काम कर रहे हैं। तो इस सारे संदर्भ में अब हमें सोशल मीडिया को देखना चाहिए। तो जहां तक वो सिर्फ सोशलाइजिंग करने की बात थी वहां तक ठीक था, लेकिन अब वो ऐसा इकोसिस्टम बन गया है जिसमें पैसा आ गया है, और पैसे के लिए उसमें सब कुछ आ रहा है, अच्छा बुरा दोनों तरीके का, और वो बच्चों पे जा रहा है। अब ये एक थोड़ा सा प्लेटफॉर्म मैंने देने की कोशिश की। सोनिका मैम, हम ये जानते हैं कि सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है, एक बुरी चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जैसे हम टीवी पर हैं, हम भी एक तरह का मीडियम ही है, हम भी एक कंटेंट बना रहे हैं, लोग इसे कहीं ना कहीं देख रहे होंगे, लेकिन आप, मैं या मैम, तीनों जने यहाँ पर जब बात करेंगे तो एक मर्यादा के साथ बात करेंगे और एक जिम्मेदारी के साथ बात करें। हम यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कर सकते कि हम बिल्कुल लिमिटलेस कुछ भी कर जाएं, लेकिन ये जो पॉइंट है ये सोशल मीडिया के साथ नहीं है। वहाँ ना तो किसी तरह की सेंसरशिप है, ना किसी तरह की लगाम है, ना किसी तरह का कंटेंट पे किसी प्रकार का कंट्रोल है, यानी वहाँ पर हर चीज़ अच्छी बुरी सब मिल रही है। अब मेरा सवाल ये है सोनिका मैम कि एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें ना कोई आगा है, ना पीछा है, ना कोई कंट्रोल है, मतलब उसमें सब कुछ है, क्या उसमें बच्चों को खुला छोड़ देना सही रहेगा? ये बात फ्रांस की नहीं है, ये बात ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, एक जनरल बात है। क्या एक ऐसे इकोसिस्टम में जिसमें सब कुछ है, बच्चों के लिए सही गलत सब है, क्या उसमें बच्चों को खुला छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर इफ हमने बच्चों को खुला छोड़ा तो फिर उनका कोई लिमिट नहीं होगा। एक्सपोजर टू कंटेंट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देयर एज, वहां पे बिल्कुल भी कोई मर्यादा नहीं होगी। तो उसके लिए एक पेरेंटल गाइडेंस, सुपरविजन, एक आई वॉच बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, एज अप्रोप्रिएट एक्सपोजर की बहुत 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 जरूरी मांग रखनी चाहिए, और हमें चाहिए भी कि हम उस पर एक सुपरविजन रखें। अगर हमने ये बिल्कुल खुला छोड़ा, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया एक खुली किताब है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, कोई कितना भी यूज कर सकता है, कुछ अत्यधिक यूज हो सकता है, कुछ बहुत ही लिमिट में यूज हो सकता है, परंतु अगर उस पर कोई सुपरविजन नहीं हुआ तो इसमें हानि सिर्फ और सिर्फ बच्चों की ही होगी। तो बच्चों की हानि जो हम आजकल देखते आ रहे हैं वो है उनकी मानसिकता, एक इमोशनल डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस जो वो आजकल जा रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू दैट। सो दैट इज समथिंग जो हमको बहुत बहुत ज्यादा संभालना है। उसके लिए एक पेरेंटल गाइडेंस, एज एजुकेटर्स, हम शिक्षकगण, मुझे लग रहा है मैम कि क्या अगर ये पेरेंटल गाइडेंस काफी होता, अगर कंपनियां अपनी जिम्मेदारी समझ रही होती, या फिर एक जो जनरल अवेयरनेस से बात बन रही होती, तो ना तो ऑस्ट्रेलिया और ना ही फ्रांस को ऐसे कड़े कानून बनाने पड़ते। चीनू मैम, अब आप तो एक साइकोलॉजिस्ट हैं,
कहते हैं, बताते हैं, आप इसको यहाँ पे बताएंगी कि आप जो ये रील वाला कंसेप्ट है या फिर आपको जो आप देखते हैं वही बार बार थ्रो करना, यही सोशल मीडिया की खासियत है कि जैसा कंटेंट आपको पसंद है वो लगातार परोसता जाता है। बच्चे तो छोड़िए, आप, मैं, और अगर ईमानदारी से बात करें तो हम भी अपने आप को नहीं रोक पाते, क्योंकि वो तो चीज़ ही ऐसी है, वो एक साइकोलॉजिकल गेम है। वो डोपामाइन अंदर जो भी रिलीज हो रहा है, नहीं हो रहा है, चीनू मैम उसको ज़्यादा बेहतर बताएंगी, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है, आप दोनों का भी अनुभव है। आप अच्छी चीज़ देख रहे हैं चाहे बुरी चीज़, अगर आपकी पसंद की चीज़ आपको लगातार थ्रो की जा रही है, आप देखते चले जाते हैं। बहुत देर बाद आपको एहसास होता है कि आपका तो घंटा 1.5 घंटा इसमें चला गया। अब दो चीज़ें यहाँ पर हुई, एक तो समय की बर्बादी हुई, दूसरा ये भी हुआ कि वो जो भी कंटेंट आपने देखा, कहीं ना कहीं उस कंटेंट ने आपके दिमाग में एक जगह बनाई, एक इंप्रेशन छोड़ा। एंड नंबर 3, आपके माइंड को उसने फ्री नहीं रहने दिया, आपके माइंड को लगातार एंगेज किया। मैम, चीनू मैम, ये तीनों परिस्थितियां कितनी अच्छी या कितनी खराब है? विपिन जी, जब हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो तीन इसमें चीजें हैं। एक तो गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नेंस है किसी भी कंट्री की, चाहे वो फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, कोई भी कंट्री हो। दूसरा, जैसे सोनिका जी ने कहा, पेरेंट्स की क्या भूमिका है, और तीसरा बच्चों की और एडोलेसेंट्स की खुद की क्या भूमिका है इसमें है। तो फ्रांस ने जो ये बैन लेकर आए, उसमें उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने एक वोटिंग करवाई। तो उन्होंने क्या देखा उस सर्वे में कि जो पेरेंट्स हैं वो 80% पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं, ये बैन होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो बच्चे हैं, जो वहां के खुद के एडोलेसेंट्स हैं 13 से 16 साल के, 67% एडोलेसेंट्स ने भी ये बोला कि ये होना चाहिए। उसके बाद ये बैन लाया जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें खुद ही ये एहसास हो गया है कि हमारी अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग कमजोर पड़ रही है और हम इस लूप में जाते जा रहे हैं। इसलिए इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ रही है। अब ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या ये कैसे इम्प्लीमेंट होंगे? कंसर्न ये ऑस्ट्रेलिया को भी है, फ्रांस को भी है। देखिए, आप एज का रेस्ट्रिक्शन ला रहे हैं तो आप कैसे लाएंगे उसको? तो 3 तरीके से उन्होंने लाने की कोशिश करी कि फेस रिकॉग्निशन करेंगे या हम एज का कोई प्रूफ वहां पर सबमिट करेंगे। तो बच्चों ने इसके लिए मना कर दिया, बोले कि नहीं, हम अपनी आइडेंटिटी इस तरह से रिवील नहीं करना चाहेंगे। फिर क्या हुआ? फिर दूसरा पहलू ये आया कि अगर आप बैन कर देंगे तो ये तो डार्क देखिए, वेब भी तो प्रेजेंट है। ये तो चलिए उसका एक टेक्निकल पार्ट हो गया, पर मेरा जो आपसे मूल सवाल था वो तीनों चीजों के ऊपर था कि जो ये चीज आपके साथ करती है। हाँ जी, हाँ जी, मैं वहां पर आ रही हूँ। तो अगर आप केवल एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल से काम लोगे तो ये बात बनने वाली नहीं है। एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों लोकस ऑफ कंट्रोल हमें लाने पड़ेंगे साथ में। तो ऊपरी रेस्ट्रिक्शन, ऊपर से जो रेस्ट्रिक्शन आ रहा है वो, और अंदर से ये जो आपने जो 3 चीजें बताई, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पर जो एंगेजमेंट है, जो फिर बाद में प्री ऑक्यूपेशन में कन्वर्ट हो जाता है और हम वहां से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि हार्मोनल वहां पर जो किक है वो मिल रही है। तो उसके लिए इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को भी बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज आप यहाँ पर तो रेस्ट्रिक्शन ले आओगे, बैन ले आओगे, पर डार्क वेब में वो चले जाएंगे। जो वर्चुअल जो वीपीएन्स है वहां पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो उसको एक्सेस करने लगेंगे। तो इसका मतलब जो एजुकेशन, अवेयरनेस, जो सेल्फ रेगुलेशन की शिक्षा है, जो संस्कारों की और वैल्यू एजुकेशन की शिक्षा है, जो सोशल इमोशनल लर्निंग की शिक्षा है, उसका रोल तब भी उतना ही बड़ा होगा। अगर आप अपने आप को इस सोशल मीडिया के ट्रैप से बचाना चाहते हो तो आपको अवेयरनेस जो है वो सोशली और अपने आप में भी लेकर आनी पड़ेगी। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से एग्री करता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहानी है
कि ये सारी चीज़ें आई कहाँ से। तो एक फेमस साइकोलॉजिस्ट, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, शायद चीनू मैम को याद हो तो बताएं, उन्होंने किताब लिखी है अमेरिका के अंदर। ये सारी कंपनीज मेजॉरिटी में अमेरिका से निकली हैं और अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने ही वो किताब लिखी, जिसको इधर ऑस्ट्रेलियन पीएम की वाइफ ने या उनके किसी सीनेटर की वाइफ ने पढ़ा, और जब वो किताब पढ़ी एंड शी थिंक्स कि अरे ये तो बहुत ख़राब हो रहा है, तब वहाँ पर वो बात निकली, पूरी सोसाइटी में फैली, पूरा मूवमेंट बना और उसके बाद वो घटना घटी। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आपकी बात सही है कि वो अवेयरनेस के कारण ही ये आज हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में बैन हुआ या फिर फ्रांस में बैन हुआ। और बिल्कुल सही मैम, एग्री करता हूँ कंप्लीटली आपसे कि बैन अपने आप में एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी अवेयरनेस लाना, लोगों को उसके प्रति सचेत करना और उसके एक सही इस्तेमाल के प्रति उनको अवेयर करना, इसकी तो ज़रूरत बिल्कुल उतनी ही है जितने की किसी बैन की है। एक छोटा ब्रेक यहाँ लेता हूँ, लेकिन जैसा मैम ने भी कहा कि वो तो वीपीएन पे चले जाएंगे, अगर उनको उतना ही महसूस होगा तो दूसरे चोर दरवाजे ढूंढेंगे। तो क्या आपको करना चाहिए? अब ये क्या ऐसी बैलेंस अप्रोच होगी कि आप दरवाजे भी बंद करो, साथ में अवेयरनेस भी लाओ, या फिर आप ये जो कंपनीज हैं इनको थोड़ा सा ये कहें कि भाई आप भी इस चीज़ की एक जिम्मेदारी लें, कौन सा कंटेंट किसके पास जाना चाहिए, किस तरह का कंटेंट बन रहा है, किस हिसाब का कंटेंट बन रहा है, उस पर भी एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि साम में या बैलेंस में ही चीज़ें चल सकती हैं। अगर आप उन्हें पूरी तरह से खुला छोड़ देंगे तो वो सिवाय अराजकता पैदा करने, किसी भी तरह की अराजकता पैदा करने, मानसिक शारीरिक किसी भी, उसके अलावा आपको कहीं लेके नहीं जाएंगे। और आफ्टर ऑल इट्स अ मनी गेम, तो फिर वहाँ पर जो भी हो जाए वो ठीक है, क्योंकि वहाँ एक लालच जुड़ा हुआ है। एक छोटा ब्रेक के बाद ये दो। वेलकम बैक। आप आज जो बात कर रहे हैं कंज्यूमर अड्डा में वो है सोशल मीडिया पर बैन की ऑस्ट्रेलिया ने किया। फ्रांस वैसा नियम बनाने जा रहा है, बना ही लिया, इनफैक्ट नए सत्र से लागू होगा, मतलब जहां उनका स्कूल का नया एडमिशन सीजन शुरू होता है, बच्चों पर सोशल मीडिया के लिए बैन, और अब वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए वो जो भी आगे गाइडलाइंस बना रहे हैं अलग बात है, लेकिन यहाँ एक बड़ी डिस्कशन हो रही है। हमारे दोनों मेहमान सोनिका जी, चीनू जी हमारे साथ हैं कि क्या बैन एक तरीका है। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि उसके लिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ी ज़रूरत वाली चीज़ है, क्योंकि बैन तो ऐसी चीज़ होती है जैसे ही आपने पाबंदी लगाई तो व्यक्ति दूसरे रास्ते खोजने लगता है। तो क्या बैन से काम चलेगा? नाउ सोनिका मैम, एक चीज़ ये है कि अब चूंकि सोशल मीडिया, ये भी हम माने कि जीवन का अब तो एक अभिन्न अंग ही बन गया, क्योंकि लोग उसी पे खबरें देखते हैं, उसी पे अपडेट्स लेते हैं, उसी पे एंटरटेन होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत भारत जैसे देश के साथ ये है कि अभी भी यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मतलब जिसे कहूँ कि मानसिक रूप से उतना उसका स्तर नहीं है, या फिर वो आर्थिक रूप से भी उतनी सक्षम नहीं है। अब आप ये भी देखिए कि OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, लेकिन उनके सब्सक्रिप्शन लगते हैं। तो ये फिर जो उन सब्सक्रिप्शन वगैरह को नहीं खरीद सकते और जिन्हें फ़ोन पे ही एंटरटेनमेंट चाहिए या नॉलेज चाहिए, दोनों तरह की चीज़ें वहाँ पर हैं। लेकिन जो कंटेंट वहाँ पे आता है मैम, 20% कंटेंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन 80% कंटेंट एकदम सबस्टैंडर्ड होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। और वही अगर हमारे बच्चे, या इवन बच्चे क्यों, हमारी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन अगर उसे कंज्यूम कर रही है तो वैसा इम्पैक्ट उनके ऊपर आएगा। ये सामाजिक तौर पर भी कितना बड़ा खतरा है? बिल्कुल, बहुत बड़ा खतरा है। जैसे आपने खुद बोला कि भारत की अगर हम देखें तो 70 से 80% जो आबादी है वो मोबाइल यूसेज ही मेजरली करते हैं। ओटीटी परचेज करके वो प्लेटफॉर्म्स पे शायद ना देख पाए, तो वहां पे हमारा लिमिटेशन होता है कि हम कितना रुका पाएंगे जो एक्सपोजर है सोशल मीडिया का। यहाँ पे हमें एक संतुलित प्लानिंग करनी होगी, रीडिजाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम रिक्वायर्ड होगा, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट मोबाइल पे भी अगर हम सोच सकते हैं, बिल्कुल टाइम लिमिट, अगर टाइम मैनेजमेंट, टाइम कंट्रोल प्लान कर सके, जहां पे कुछ टाइम के बाद वो ऐप जो है डिसेबल हो जाए। पेरेंटल टूल वहां पे भी उस केस में भी हमको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो बेसिकली अगर देखा जाए, डिजिटल अवेयरनेस जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर ये सब कर पाएंगे तो हम जो है एक वेलबींग है हमारी, जो जनता है उसके लिए हम कर पाएंगे, और उनकी प्रॉपर वेल प्लान्ड एंगेजमेंट वो भी हो पाएगी। मैम, आपके हिसाब से क्या रास्ता लगता है? 50-50, मतलब जहां नियम कायदे कानून भी बनाए जाएं, थोड़ा कंपनियों को भी रिस्पॉन्सिबल किया जाए, एंड थर्डली अवेयरनेस तो एक बड़ा टूल होगा ही। बिल्कुल। तो विपिन जी, इसमें क्या है, ये ब्लैंकेट बैन करके हम अपनी जिम्मेदारी से छूट नहीं सकते।
हमें इसके अंदर इन डेप्थ जाकर कौन से कंटेंट को किस तरह से रोकना है, बारीकी से इसके ऊपर नजर कैसे रखना है, 13 साल के से कम के बच्चे अपने पर्सनल अकाउंट ना बना पाए, उसके बाद की उम्र के बच्चों को जो पेरेंट्स हैं उनको एक्सेस हो उनके अकाउंट्स का, पेरेंट्स को खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए। मैं तो बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के प्रति बड़ी चिंतित रहती हूँ कि किस तरह का कंटेंट अपने बच्चों को लेकर बनाते हैं और किस तरह का कंटेंट डालते हैं, कैसे वो एक्सपोज करते हैं अपने खुद के बच्चों को। गैर बहुत बड़ी जिम्मेदाराना दिक्कत यहाँ पे ये हो गई ना मैम कि ये सोशल मीडिया जिस तरीके से अभी हम जिस स्वरूप में देख रहे हैं, चूंकि वो उसमें इकोनॉमिक्स आ गया, उसमें पैसा आ गया और वहां पे सारी चीजें फेल हो रही हैं। आप देखिए ना कि उसी के लिए कंटेंट की क्वालिटी गिरते गिरते कहां पहुंच चुकी है। हाँ, मतलब ये जो मॉरलिटी है, मॉरल फैब्रिक पूरी सोसाइटी का ही डाउन हो रहा है। और जहां तक गवर्नमेंटल कंट्रोल्स की बात आती है, तो जो सोशल मीडिया के एप्स है, जो कंपनीज हैं, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट नजर रख सकती है, देख सकती है कि ये सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट जो है बच्चों के जो एज है उनको ऊपर पुश ना करें, उनके सामने ना आए, उनके एल्गोरिदम्स को मॉनिटर किया जा सकता है। बहुत सारे तरीकों से इसको मॉनिटर किया जा सकता है और सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि डिजिटल वेलनेस को हम स्कूली शिक्षा में इंटीग्रेट करें। हमें उन्हें डिजिटल फ्री स्पेसेस प्रोवाइड करें, जैसे स्कूल में बिल्कुल पूरी तरह से गैजेट बैन होना चाहिए। उसके बाद घर आने के बाद डिजिटल फ्री स्पेसेस, आप घर आ गया बच्चा और पेरेंट्स ही अवेलेबल नहीं है, कोई उनसे बात करने वाला ही नहीं है, वो जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, वहां पर जाके फ्रेंड्स बना रहे हैं, आपने उसको भी बैन कर दिया। तो भाई आपको ऑल्टरनेटिव इकोसिस्टम भी तो साथ में तैयार करना पड़ेगा। केवल आपने बैन करने से छुटकारा नहीं मिलेगा इस समस्या का। आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चों को आप पैरेलली एंगेज कैसे करोगे, कैसे उनके भावनात्मक विकास में आप मदद करोगे। तो आपने एक तरफ यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन लगाए तो दूसरी तरफ कंपलसरी करो, मैंडेटरी करो कि बच्चों को खेल का टाइम देना है, डूइंग नथिंग का टाइम देना है, उनको पार्क में खेलने का जो डिजिटल फ्री स्पेसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि एक अल्टरनेटिव आपको निकालना ही पड़ेगा। इन 2026 आप कंप्लीटली किसी एक सिस्टम को वाइप आउट करके सिर्फ सोचे कि उससे सॉल्यूशन निकल गया नहीं होगा। और नीचे जो फ्लैशेस हैं हमारे या प्रोग्राम में जो ग्राफिक्स है उसमें आप ये भी देख रहे हैं कि भारत में भी आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट ने, आंध्रा जैसे स्टेट ने इस चीज़ की भारत में भी शुरुआत की कि वो वहाँ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स एक बनाया गया जो ये विचार कर रहे हैं कि क्या इसको उनके स्टेट में रोका जाए। लेकिन रोकना एक अलग चीज़ है। जैसे आप किसी चीज़ पे रोक लगाते हैं उसके 10 रास्ते निकलते हैं, लेकिन उस लेवल पे एजुकेट करना। और जो चीनू मैम ने आखिरी में या इनफैक्ट सोनिका मैम ने भी कहा कि आपको एक अल्टरनेट सिस्टम तो देना होगा, आपको वो समय और वो जो टुगेदरनेस और जो एक आपसी समन्वय लोगों के बीच में पहले था उसकी कमी आई, तो शायद इस चीज़ ने अपनी जगह बना ली। वो लाना पड़ेगा और एक संतुलित अप्रोच के साथ इसको डील करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। एक बड़ा टॉपिक है जिस पे शायद घंटों बात हो सकती है, अभी तो उसके कुछ पहलुओं पर हमने चर्चा की, बात की, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सोशल मीडिया के प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। शायद उसी के चलते फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया, भारत का भी एक स्टेट सोच रहा है। लेकिन दूसरा अल्टरनेटिव ये भी है कि हम कैसे उसका एक पैरेलल खड़ा करें और इस सिस्टम को कैसे बेहतर बनाएं। अच्छे कंटेंट आपको बहुत ऊपर भी उठा सकते हैं, वैसे कंटेंट कैसे आगे बढ़े, इन सब पे विचार करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सोनिका मैम और चीनू मैम इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। नमस्कार।